संजीव जो कि कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था और कुछ दिनों में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक अच्छी सी जगह पर हो जानी थी। उसी के साथ एक लड़की भी ट्रेनिंग किया करती थी जिसका नाम था नेहा। अब नेहा जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी तो उसी टाइम पर संजीव के पास आती है और उससे कहती है कि संजीव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। कहाँ तुम अपनी 8वीं पास पत्नी का बोझा जिंदगी भर उठाते रहोगे? मैं भी कलेक्टर हूँ, तुम भी कलेक्टर हो, जिंदगी बड़ी आसानी से व्यतीत होगी। अब इस बात को सुनने के बाद संजीव नेहा को कैंटीन में ले जाता है और वहां बैठकर अपनी कहानी बताने लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब संजीव की शादी हुई थी। संजीव की शादी निराली नाम की लड़की से हुई थी जो कि 8वीं क्लास पास थी, लेकिन उसके अंदर गुणों की भरमार थी। संजीव के पिता ने यह रिश्ता देखा था और उसने अपने बेटी की शादी निराली से करवा दी थी। संजीव शादी के वक्त पर ग्रेजुएशन कर रहा था और उसका फाइनल ईयर चल रहा था। अब जैसे निराली की संजीव से शादी होती है तो निराली पूरे घर में अपना दबदबा बना लेती है। वह सभी को प्यार से जीत लिया करती और उनके सभी कामों को अच्छी तरह से किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो संजीव है उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे संजीव की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद वह सपना देखता है कि मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पे लगना है और नौकरी पे लगने के बाद हमारी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होगी। इस सपने को वह निराली को भी बताता है और निराली भी संजीव से बेइंतहा प्यार किया करती थी। तो वह कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं इस सपने को पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से संजीव के पिता की मौत हो जाती है। संजीव के पिता की जैसे ही मौत होती है तो उसके बाद घर का कार्यभार संजीव के ऊपर आ जाता है, क्योंकि संजीव के घर में उसका एक छोटा भाई एक छोटी बहन थी जिनकी जिम्मेवारी अब उसी को निभानी थी। क्योंकि संजीव घर का बड़ा लड़का था तो उसी को अब इन सभी जिम्मेवारियों को उठाना पड़ेगा जो उसके पिताजी उठाया करते थे। अब इसके बाद संजीव एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। कह रहा था कि अब तो लगता है मेरा सपना ऐसे ही छूट जाएगा। लेकिन तभी जो निराली होती है वो उसकी हिम्मत मानती है और कहती है कि आप अपने सपने की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद संजीव कहता है कि तुम घर परिवार को कैसे संभालोगी और किस तरह से तुम घर की जिम्मेवारियों को उठा सकती हो। उसके बाद जो निराली है वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मुझे एक काम बहुत अच्छी तरह से आता है। उसके बाद संजीव पूछता है कि क्या काम तुम्हें अच्छी तरह से आता है? तो निराली बताती है कि मैं अच्छे से कपड़े सील लेती हूं और मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में सिलाई मशीन भी दी है, तो मैं कपड़ों की सिलाई किया करूंगी और घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लूंगी। आप केवल अपने सपने को पूरा करने पर ध्यान दो। अब इसके बाद संजीव एक बार तो उससे मना करता है, कहता है कि निराली, ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं तुम्हारा भरण पोषण अच्छी तरह से करूं। अब तुम मेहनत करोगी और मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन निराली उसको आश्वासन दिलाती है, कहती है कि कोई बात नहीं जी, आपके सपने को पूरा होने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं। इसके बाद जो संजीव है वो भी इस बात के लिए मान जाता है। निराली दूसरे ही दिन से कपड़ों की सिलाई करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, संजीव अपना पढ़ाई पर गौर देता है। निराली कपड़ों की सिलाई किया करती है, साथ में उसके परिवार को भी अच्छी तरह से चला रही थी। उसके भाई बहन को खाना बनाकर दिया करती ताकि वो स्कूल कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। जो संजीव की माँ थी वो भी निराली का पूरा साथ देती है और घर के काम में उसका हाथ बटाया करती है। धीरे धीरे उसका सिलाई का काम बढ़ने लगता है और जैसे उसका सिलाई का काम बढ़ता है तो चारों तरफ निराली का नाम हो जाता है कि ये महिला बहुत ही अच्छे कपड़े सिया करती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद निराली के पास बड़े बड़े लोग आने लगते हैं सिलाई करवाने के लिए और निराली ने अब अपने घर के बैठक वाले कमरे को अपना सिलाई सेंटर बना लिया था। वहां पर वो सिलाई किया करती और सिलाई के साथ साथ में अपने परिवार को भी अच्छी तरह से चला रही थी। वह अपनी सास का ख्याल रखा करती। उसका पति जब देर रात तक पढ़ा करता तो वह उसके लिए चाय भी बनाया करती। निराली पूरी रात में 5 घंटे ही सोया करती थी और कभी कभी तो वह सिलाई मशीन पर सर रखकर भी सो जाया करती थी। इधर जो संजीव था वह भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया करता था, क्योंकि उसने उसके परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया था और संजीव को आगे की पढ़ाई करने के लिए टाइम दे दिया था। वह उसको उठाकर बेड पर ले जाया करता और बड़े ही प्यार से सुला दिया करता था। इसके बाद वह अपनी पढ़ाई को करता रहता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब जो परिवार का भरण पोषण था वो तो अच्छी तरह से हो रहा था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं संजीव को खटक रही थी। उसे अपने मन के अंदर सोचकर ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी कितनी मेहनत कर रही है और मैं आराम से बैठा बैठा इन किताबों को पढ़ता रहता हूं। दोस्तों, संजीव पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, तो वह सोचता है कि क्यों ना इससे पहले कोई और छोटी नौकरी कर ली जाए, उसके बाद मैं बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूंगा।
उसके बाद एक फॉर्म निकलता है ग्राम सेवक का, और उस ग्राम सेवक के फॉर्म को लेकर वो अपनी पत्नी के पास आता है और उसे बताता है कि मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूं और इसमें आसानी से मैं पास हो जाऊंगा और मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब इसके बाद निराली, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वह अपने पति से पूछती है कि संजीव, क्या यह वही नौकरी है जिसको तुम हासिल करना चाहते थे? उसके बाद संजीव कहता है कि वह नौकरी तो ये नहीं है, लेकिन अभी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये नौकरी करनी होगी, बाद में मैं अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद निराली के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह संजीव से कहती है कि संजीव, ऐसा मत करो, मैं तुमसे कह रही हूं कि परिवार की देखभाल मैं अच्छी तरह से कर लूंगी, तुम केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और कौन सी नौकरी है जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद संजीव उसे बताता है कि वैसे तो मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं इस नौकरी को कर लूं और नौकरी को करते हुए मैं उसकी तैयारी कर लूंगा और मैं यूपीएससी को क्लियर कर लूंगा। लेकिन जो निराली है उससे साफ मना कर देती है इस नौकरी को करने के लिए। वो कहती है कि तुम्हें उसी नौकरी की तैयारी करनी है और उसी नौकरी को हासिल करना है। अब घर की जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए और दिन रात अपने आप को झोंक कर मेहनत कीजिए ताकि आप उस नौकरी को अच्छी तरह से प्राप्त कर सको। इसके बाद संजीव भी अपनी पत्नी की बात से सहमत होता है और वह उस फॉर्म को भरने का इरादा अपने मन से त्याग देता है। संजीव दिन रात मेहनत करता है, इधर उसकी पत्नी भी दिन रात मेहनत किया करती है। वह घर वालों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा करती है और अपनी सिलाई सेंटर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ 2 साल बाद संजीव का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे उसका टेस्ट क्लियर हुआ था और ये बात जैसे निराली को पता चलती है कि उसके पति का वो टेस्ट क्लियर हो गया है जिस काम को वो करना चाहता था, तो उसके बाद उसकी पत्नी पूरे गांव में खुशियां मनाती हुई फिरती है और पूरे गांव में नाचती हुई फिरती है कि उसका पति जिस मुकाम को हासिल करना चाहता था वो मुकाम उसको हासिल हो गया है। अब यह बात जैसे संजीव को पता चलती है तो वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता है कि तुम इतनी सारी मेहनत करती हो और मेहनत करने के साथ साथ तुमने आज ये क्या किया है, इसके बाद तुम बीमार भी हो सकती हो। और दोस्तों होता ऐसा ही है। शाम को उसकी पत्नी निराली को बुखार हो गया था और बुखार के कारण वह खाट में पड़ी पड़ी करा रही थी। तभी उसका पति उसके सामने जाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना ज्यादा उछल कूद करोगी तो बीमार हो जाओगी। उसके बाद निराली उससे कहती है कि आपकी नौकरी लग गई है और इसके बाद हमारी जिंदगी बड़ी ही आसान हो जाएगी, तो ऐसा खुशी का मौका मैं कैसे गवा सकती थी, आगे जिंदगी में हमें खुशी मिले या ना मिले। अब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर संजीव के भी समझ में आ जाता है कि खुशियां जब भी मिल जाएं तभी उन्हें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। इसके बाद संजीव का ट्रेनिंग का टाइम हो जाता है और ट्रेनिंग के समय में संजीव निराली से कहता है कि निराली तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं पर मेरे साथ रहना। लेकिन उसकी पत्नी निराली साफ उससे मना कर देती है, कहती है कि संजीव अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और तब तक तुम एक अच्छी सी पोस्ट में नहीं लग जाते तब तक मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी बखूबी निभाऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पर चली गई तो मैं अपने परिवार को कैसे देख पाऊंगी, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम जाओ, कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ दिनों में तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम देश विदेश में घूमकर आएंगे। क्योंकि शादी के समय पे ही निराली ने संजीव को बता दिया था कि उसका सपना है कि वे एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती है। इसके बाद संजीव ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और वहां पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने लगता है। संजीव के साथ ही एक और लड़की ट्रेनिंग किया करती थी जिसका नाम था नेहा। अब नेहा और संजीव दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन नेहा मन ही मन संदीप को पसंद करने लगती है, क्योंकि नेहा ने जब संजीव को देखा था तो देखते ही उसे पसंद कर लिया था। अब धीरे धीरे जैसे उसे संजीव के बारे में पता चलता है कि संजीव शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी भी है, तो इसके बाद वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो नेहा का दिल था वो संजीव पर आ चुका था। अब जैसे ही संजीव की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी तो उसी दौरान नेहा ने उससे अपना प्यार का इजहार कर दिया था। दोस्तों इसके बाद जो संजीव है अपनी पूरी कहानी जैसे ही नेहा को बता देता है तो उसके बाद कैंटीन में बैठे हुए नेहा की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह हाथ जोड़कर संजीव से माफी मांगती है और कहती है कि संजीव तुम्हारी पत्नी देवी है और उस देवी का साथ कभी भी मत छोड़ना। क्योंकि नेहा भी एक महिला थी और वो सोच सकती थी, समझ सकती थी इस बात को कि इतना कुछ अपने परिवार के लिए कोई भी महिला नहीं कर सकती। उसने अपने पति के प्यार को भी त्याग दिया केवल परिवार की खुशियों के लिए। वो चाहती तो अपने पति के साथ वहां पर ट्रेनिंग पर आ सकती थी, लेकिन उसने अपने पति से मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ संजीव की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही संजीव की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद संजीव की पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है और वहां जल्द से जल्द जाकर उसे चार्ज संभालने के लिए कहा जाता है। तो इसके बाद संजीव फोन कर अपनी पत्नी को इस सभी चीजों के बारे में बताता है। कहता है कि निराली मेरी पोस्टिंग हो गई है और मुझे ट्रेनिंग से सीधा पोस्टिंग के लिए ही जाना पड़ेगा। उसके बाद संजीव वहां जाकर जैसे ही चार्ज संभालता है तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है और वो
वो फोन पर संजीव को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद संजीव की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। दोस्तों, संजीव की मां ने संजीव को बताया था कि तुम्हारी पत्नी निराली को अचानक सीने में कुछ ऐसा दर्द हुआ, उसके बाद जैसे ही हम लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। इस बात को कहने के बाद संजीव की मां भी फूट फूट कर रोने लगी थी। इधर संजीव का भी बहुत बुरा हाल था। उसके बाद संजीव तत्काल में छुट्टी लेकर सीधा अपने घर पर जाता है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगता अपने परिवार वालों के साथ मिलकर और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर। वहां पर जाने के बाद वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराता है। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिनों तक शोक सभा मनाई जाती है और तभी वो फैसला करता है कि मैं अपनी पत्नी के जीते जी तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद उसके लिए जरूर करूंगा। इसके बाद वह निराली की अस्थियों को लेता है और अस्थियों को लेकर वह एरोप्लेन में जाने की सोचता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी का सपना था कि वो हवाई जहाज में घूमना चाहती है, लेकिन जीते जी मैं उसके इस सपने को पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, अब मैं उसकी अस्थियों को एरोप्लेन से सफर करा दूंगा। इसके बाद संजीव अपनी पत्नी की अस्थियों को लेता है और दिल्ली एयरपोर्ट से एक फ्लाइट की टिकट लेता है आगरा के लिए और अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ सफर करता है। रास्ते में वो बहुत सारी बातों को सोचता है और सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक सपना देखा था कि वो अपने पति के साथ देश विदेश घूमना चाहती है, लेकिन आज उसकी पत्नी घूमने के लिए उसके साथ नहीं है। जब वह घूमना चाहती थी तो उस समय उसके पास टाइम नहीं था। अब टाइम और पैसा दोनों चीज हैं, अब उसके पास उसकी पत्नी नहीं है। इस बात को सोच सोच कर वो फूट फूट कर रोता है और एरोप्लेन से अपनी पत्नी की अस्थियों को सफर कराता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ संजीव को अपनी पत्नी की बेइंतहा यादें आया करती हैं और उन यादों को याद कर करके संजीव फूट फूट कर रोया करता है। अब संजीव ऐसे ही मायूस रहा करता हुआ अपने कार्यभार को तो संभालता है, लेकिन उसका दिल कहीं पे भी नहीं लगता है। उसके जो भाई बहन थे वो भी धीरे धीरे बड़ी पोस्टों पर हो जाते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं और उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। अब उसकी माँ का देहांत होने के बाद संजीव एकदम से अकेला पड़ गया था, लेकिन उसके भाई बहन उसकी अच्छे से कदर करते हैं और उसको अग्रसर रखा करते हैं। दोस्तों, संजीव ने जीवन भर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की। वह अपनी पत्नी की यादों में रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। कभी कभी वह इस बात के बारे में भी सोचा करता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई औलाद हो जाती तो उसके अंदर ही मैं अपनी पत्नी का प्रारूप देख लिया करता और उसी के सहारे अपनी जिंदगी को बिता लिया करता। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा ही कुछ संजीव के साथ हुआ था और इस होनी के होने के बाद संजीव अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी संजीव और निराली की, जो कि दोनों पति पत्नी थे। पति एक कलेक्टर बनता है और पत्नी 8वीं पास होकर भी अपने पति को कलेक्टर बनाती है, उसके परिवार की जिम्मेवारियों को समझती है और उन्हें अच्छी तरह से निभाती है। आप क्या कहना चाहते हो संजीव के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो निराली के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।